सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के पूरे सोल्यूशन पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम करेंगे। दोस्तों, आपका पेपर बहुत ही इजी आया हुआ था। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? मंगल, शनि, शुक्र या बृहस्पति? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और शुक्र ग्रह पृथ्वी के बगल में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? तृतीय वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग या फिर उत्तोलक? उत्तोलक नहीं है दोस्तों। राइट आंसर है प्रथम वर्ग का उत्तोलक है प्लास, जिसे हम पिलास भी कहते हैं। इसके अलावा कैंची भी प्रथम वर्ग के उत्तोलक के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इतना आसान सा प्रश्न जो हम स्कूल से अपने करते हुए आ रहे हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन धातु है? NOS या फिर Na यानी कि सोडियम। सोडियम क्या है? एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक जूल होता है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था, जूल यानी कि W बराबर F इंटू डी के। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का मात्रक जूल और F यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और D यानी कि डिस्टेंस या दूरी, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जो है 1 न्यूटन इंटू मीटर 1 मीटर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताया है और अतलगुत्तरीय प्रश्नों में जिन भी भाई बहनों ने सारे के सारे बहुविकल्पीय और अतलगुत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा होगा, उनका पेपर बहुत आसान हुआ होगा। कल का क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हिंदी विषय का अगर आपने नहीं देखा है, दोनों ही सीरीज मैंने सॉल्व करवाई है और पूरा मास्टर क्लास भी हिंदी का पढ़ाया है, तो आपको मिल जाएगा देखने को दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा है। अब यहाँ पर अतलगुत्तरीय प्रश्नों को अगर हम देख लेते हैं तो अतलगुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 कितनी बार पूछा है, और देखिए यहाँ पर भी पूछ लिया है। दोस्तों, जो कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। और जो खाने वाला सोडा होता है, खाने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 इस तरह से अगर आपने लिखा होगा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ये खाने वाला सोडा हो गया और ये कास्टिक सोडा का हो गया। तो ये आपको दोनों का केवल रासायनिक सूत्र ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर में पूछा है, तो आपको यही बताना था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए रासायनिक समीकरण नहीं पूछा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्थानिक और समभारी से आप क्या समझते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। दोस्तों, अगर हम समस्थानिक की परिभाषा की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो इस तरह से आप लिख सकते थे, हाइड्रोजन के 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन के अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं समस्थानिक। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस तरह से क्लोरीन का भी लिख सकते हैं 17Cl35 या 17Cl37। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग दिख रही है लेकिन परमाणु क्रमांक समान दिख रहा है, तो ये समस्थानिक हो गए। अब अगर हम समभारी की बात करें तो तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान होते हैं, वे समभारिक। समभारी से ये स्पष्ट है कि जो भार है वो समान है, समभार समान है, भार समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? वो अलग अलग हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं 18Ar40, फिर 19K यानी कि पोटेशियम 40,
फिर 20 Ca40, ठीक है। तो आर्गन 40, यहाँ पर देखिए पोटेशियम 40 और यहाँ कैल्शियम पे 40, यानी कि जो परमाणु भार है वो समान दिख रहा है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, संभारिक हो जाएंगे। तो संभारिक में जो परमाणु भार होते हैं वो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। तो दोस्तों अगर हम सरल मशीनों की बात करें तो मुख्य रूप से हमको 6 दिखती हैं, झुका हुआ तल, लीवर, पहिया, धुरी, पुली, वेज और स्क्रू, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था और ये पूरा 1 नंबर का ही प्रश्न था। तो इस तरह से आपको लिखना था, झुका हुआ तल, पहिया और धुरी, चरखी, उत्तोलक, पेंच, कील, यही सब आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों की बात करें हम तो गुर्दे हो जाएगा, ठीक है, गुर्दे हो जाएगा। इसके अलावा मूत्राशय हो जाएगा, मूत्र वाहिनी हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। ऑलरेडी 1 नंबर के प्रश्न में पढ़ा चुकी हूं मैं आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 11, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखना है। तो प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले आप बाढ़ लिख सकते थे, भूकंप, भूकंप के बाद भूस्खलन, भूस्खलन के बाद सुनामी, सुनामी के बाद आप लिख सकते थे सूखा। बस ऐसे ही आपको लिखना था, ठीक है, 5 लिखना था। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संतुलित आहार क्या है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। दोस्तों संतुलित आहार हमारे शरीर के विकास के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए और रोग मुक्त रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक स्वस्थ संतुलित आहार आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता को भी पूरा करता है। जिस तरह का हम काम करते हैं, हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक संतुलित आहार में सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन मतलब सभी प्रकार, एक तरीके से कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, इन सभी की सही मात्रा होती है। और जब हम इन्हें लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। तो आपको यही लिखना चाहिए था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। मैंने बहुत बार आप लोग को लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही इसको पढ़ा दिया था, क्लास में तो पढ़ाया ही है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो कण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, पदार्थ का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें एक तरीके से पदार्थ का जो मूल रूप है उसी में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि लकड़ी, जो पेड़ है, पेड़ की लकड़ियों से घर के सामान बना देना या लकड़ी से कुर्सी बना देना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा लोहे से लोहे के बुरादे बना देना, बल्ब का जलना या बुझाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में एक बार रासायनिक परिवर्तन होने के बाद फिर उस क्रिया को हम दोबारा नहीं कर सकते। जैसे कि दूध से दही का बनना, एक बार दूध से दही को बना दिया फिर दही से वापस दूध को नहीं बना सकते। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों आ जाएगा कागज को जलाना, कागज को एक बार हमने जला दिया तो राख बन गया, वापस से राख से हम कागज नहीं बना सकते। तो ये भी एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा गन्ने के रस से सिरके का बनाना, सिरके से वापस हम फिर गन्ने का रस नहीं बना सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। दूध से पनीर बनाना, पनीर बन गया फिर वापस हम एक तरीके से पनीर को हम दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के भी एग्जाम्पल हो गए। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पर, आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षारक को परिभाषित करिए। तो दोस्तों आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ या H3O+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वे जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, यानी कि OH-। बस आपको यही लिखना था, ठीक है। आयनन सिद्धांत के आधार पर दोनों की परिभाषा केवल आपको लिखनी थी और पूरा 2 नंबर का प्रश्न था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम आर्थिक आधार के आधार पर फसलों को बांटे तो तिलहनी फसलें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा तिलहनी फसलों में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि आ जाएंगे। फिर औषधि पौधे जैसे कि पुदीना हुआ, चाय पत्ती हुआ। फिर जड़ वाली फसलें जैसे कि आलू, रतालू, मूली, गाजर, ये सब हुआ। फिर चीनी वाली फसलें जैसे कि गन्ना, चुकंदर, ये सब हुआ, ठीक है। और अगर ऋतुओं के आधार पर यहाँ पर पूछता तो कौन कौन सी होती, रबी की फसल, इसके अलावा खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। तो ये हम
किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर फसलों को उगाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर मौसम के आधार पर नहीं पूछा था। अगर मौसम के आधार पर पूछता तो हम यही लिखते, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। लेकिन यहाँ पर आर्थिक आधार पर पूछा था, इसीलिए तिलहनी फसलें, औषधीय फसलें, जड़ वाली फसलें और चीनी देने वाली फसलों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा को बस हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर देते हैं, सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम क्या कर देते हैं, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा में दिन भर जो सोलर पैनल है वो चार्ज होता है और शाम को उसी की मदद से हम क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि जो पेट्रोल और डीजल है, इसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है और इसको हम गाड़ी में जब डालते हैं तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और उससे हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण एवं स्रोत, प्रभाव व रोकने के उपायों के बारे में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का मिलना ही एक तरीके से मृदा प्रदूषण कहलाता है। हानिकारक पदार्थ जैसे कि रसायन, यानी कि जो हम अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं मिट्टी में। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों का जाकर के मिट्टी में मिल जाना, औद्योगिक उत्पादों के कारण मिट्टी के तरीके से उद्योग धंधों के कारण भी जो मिट्टी तरीके से जा रहा है पानी, जैसे कि मान लीजिए जो कोई फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री का पानी जो है वो नदी में जा रहा है। ठीक है, अब नदी में जा रहा है, अब मान लीजिए हर साल जब बारिश का मौसम आता है तो नदी में बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है तो ये जो नदी का पानी है ये आसपास के जितने भी खेत होते हैं वहां पर जाता है। तो ये जो फैक्ट्री से निकला हुआ पानी है ये नदियों से होते हुए ये खेतों तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो खेत हैं, जो उनकी मृदा है वो प्रदूषित होती है इसी गंदे पानी की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, और ये कृषि के लिए अच्छी बात भी नहीं है, खेती के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मृदा प्रदूषित रहेगी तो हमें एक अच्छा अनाज नहीं मिलेगा, स्वस्थ अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक तरीके से बीमारी का ही घर होगा, क्योंकि उसमें वही खराब पानी मिला हुआ है या वही खराब रसायन मिले हुए हैं, वही खराब कीटनाशक मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा प्रदूषित होती है। इसके कारण के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या कारण है, कारण भी आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और जो खेतों में अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग हम कर रहे हैं ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ठीक है, अब अगर इसके हम एक तरीके से अगर हम इसका प्रभाव की बात करें तो प्रभाव यही है दोस्तों कि एक तरीके से अगर हम अधिक ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगाते जाएंगे, उद्योग धंधे लगाते जाएंगे, हमारी मिट्टी है वो बहुत खराब होती जाएगी और हमें फसलें अच्छी नहीं मिलेंगी। फसलें अच्छी नहीं मिलेंगी तो हम अच्छी फसल खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं हम तो अगर वो खराब रहेगी तो उसको खा के हम बीमार होंगे। इसको रोकने का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जो कल कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको साफ करने की व्यवस्था करें। वो खुद जो भी फैक्ट्री लगाए वो उस पानी को साफ करने की जिम्मेदारी ले, या सरकार जिम्मेदारी ले कि उसको नदियों में नहीं डालना है। इसके अलावा सरकार को ही ये प्रयास करना पड़ेगा, जो ऐसे कीटनाशक हैं जो बहुत जहरीले हैं उनको सरकार बंद करे, उस पर बैन लगाए, क्योंकि उससे मृदा प्रदूषित हो रही है और लोग ऐसे बहुत सारी सब्जियों को खा करके या ऐसे अनाज को खा करके बीमार हो रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या फिर कीटनाशक डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जरूर कहीं ना कहीं सरकार को ही लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि तभी ये सारी चीजें रुकेंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ उपाय हैं। हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने से भी हमारी जो मृदा है नष्ट नहीं होगी, ये भी एक उपाय है, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या जिसे हम जैविक खेती कहते हैं, जैविक खेती के माध्यम से, या जो खाद है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो जानवरों से मिलने वाला खाद होता है, जो गोबर होता है, अगर हम उसका प्रयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति और बढ़ेगी तो अनाज अच्छा मिलेगा, हमें जैविक उत्पाद मिलेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का हम प्रयोग करें, ये भी उपाय हो सकता है मृदा प्रदूषण को रोकने का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये दोस्तों आपका पादप कोशिका है, और यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी मैंने इसको क्लास में पूरा बनवाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो पादप कोशिका होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे अलग करता है जत्व कोशिका से इसको, ये है इसकी कोशिका भित्ति होती है इसमें। फिर देखिए यहाँ पर केशिका झिल्ली है, ये रसधानी है, केंद्रक आवरण यहाँ पर आप देख रहे हो, कोशिका झिल्ली, केंद्रक उपकरण,
फिर यहाँ पर देखिए केंद्रक, केंद्रक यहाँ पर है, ठीक है। फिर खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका लगी हुई है। फिर लयनकाय यहाँ पर है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यहाँ पर लगी हुई है। जीव द्रव्य तंतु लगा हुआ है, क्योंकि नामांकित चित्र बनाना था। सूक्ष्म नलिका है ये। एक्टिन तंतु यहाँ पर देखिए है ये, मध्यवर्ती तंतु यहाँ पर। फिर पर ऑक्सीसोम ये है। फिर कोशिका द्रव्य, ये जो द्रव्य इसमें फिल हुआ है ये कोशिका द्रव्य है। हरित लवक, तो ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें बस आपको ये बनाना था और ये पूरा का पूरा 2 नंबर का प्रश्न था। ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा दोस्तों। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो आप जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। दोस्तों ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप कोई भी जानकारी लेना हो ले सकते हैं। आपको हिंदी विषय या फिर इंग्लिश विषय की अगर आपको मास्टर क्लास चाहिए तो दोनों की दोनों मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुविकल्पी और अतलग उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज और पवन सीरीज के दोनों के ही पढ़ाए हुए आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो दोनों ही सीरीज के प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। विज्ञान विषय का पेपर देखने के बाद आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं पिछले ईयर्स से। तो आप लोग राजन सीरीज पवन सीरीज को पढ़ के जाइएगा और मास्टर क्लास जरूर देख के जाइएगा दोनों विषयों का। दोस्तों ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पेपर अच्छे से किया होगा और आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।